बताइए फोटो इलेक्ट्रिक। पढ़िए क्वेश्चन। सर आज डीसीएस है ना सर? आज डीसीएस नहीं रख पाएंगे, आज मेरी इवनिंग में क्लास है तो, और टाइम भी ऐसा है, मतलब एक्चुअली थोड़ा क्लास बढ़ गई इवनिंग में, कुछ टीचर्स को लीव लेना पड़ गई, इससे मेरी क्लास बढ़ गई। तो इवनिंग में मैं पूरा पैक हूँ, क्लास नहीं ले सकते अपन। तो अपन नेक्स्ट वीक में ना डीसीएस वगैरह है खूब सारे, तो नेक्स्ट वीक में अपन कर लेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है ना, बहुत सारे दिन अपने पास टाइम रहेगा। यस सर। तो क्वेश्चन पढ़ दीजिए जल्दी से। So 10 की power -3 watt of 5,000 Armstrong light is directed on a photoelectric cell. If a current in the cell is 0.16 microampere, the percentage of incident photons which produce the photoelectrons is. ठीक है, ये बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे पर सेकंड? क्या आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बता सकते हो मुझे? पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ये बता सकते हो क्या? फोटो इलेक्ट्रॉन। हाँ, फोटो इलेक्ट्रॉन, ऑफ कोर्स फोटो इलेक्ट्रॉन। आई नॉट बाई आई आई बाई। नॉट सही हो जाएगा, आई बाई हो जाएगा, है ना। अच्छा, कितने फोटोन गिरे ये बता सकते हो क्या? यस सर। कैसे बताओगे नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड? बताओ। ये होना चाहिए टोटल एनर्जी जो गिर रही है पर सेकंड अपॉन एक फोटोन की एनर्जी। ये थी टोटल एनर्जी जो पर सेकंड गिरी, पावर होता है एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। ये मुझे नंबर ऑफ फोटोन मिलेगा ना, क्योंकि लाइट फॉल करती है तो फोटोन ही तो गिरते हैं। तो हम जो टोटल पावर गिर रही है उसको बोल सकते हैं ना कि कुछ फोटोन गिरे हैं, हर फोटोन की कुछ एनर्जी थी, तो हर फोटोन की इतनी एनर्जी थी, टोटल एनर्जी बाय एक फोटोन की एनर्जी, नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे ना। यस सर। ये क्या, चल तो इस तरह से हमको नंबर ऑफ फोटोन मिल गए। अब आपसे पूछा क्या है, बोलो। परसेंट ऑफ इंसिडेंट photons to produce photoelectrons. क्या करना है आप? इतने फोटोन गिर रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, क्या करना है? तो रेशियो लेके 1000 से 100 कर देना, हो 100 जाएगा। से। ठीक है, 100 करो। और बताओ। यस सर। और कोई डाउट? सर 8th, बोलो। in a photoelectric experiment, the potential difference V that must be maintained between the illuminated surface and the collector so as just to prevent any electron from reaching the collector is determined for different frequency. स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है, मतलब उन्होंने स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, मतलब है ना। आगे The graph obtained, सर एक ग्राफ गिवन है फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल के बीच में। हमें बताना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड एट फ्रीक्वेंसी f1। तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन आएगी ना। हाँ, वी स्टॉप वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया है आपको, तो जल्दी से बताओ वर्क फंक्शन कितना है, ग्राफ देख के बताओ वर्क फंक्शन कितना आएगा। चलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बता दो ग्राफ देख के। f0 सर। f0, ये जो भी यहाँ पर जहाँ पर भी ये ग्राफ कट करता है फ्रीक्वेंसी वाले एक्सिस को, वो होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वर्क फंक्शन हो जाएगा hf0 और फोटोन की एनर्जी hf हो जाएगी, तो इसका डिफरेंस लेके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूछिए, ये आ गया आंसर। यस सर। चलो और रेस टू में 8। बोलो, क्वेश्चन बोलते जाओ फटाफट, है ना, रेस टू ये सब मत भूला करो। So the state of triply ionized beryllium which have the same orbitals radius is the ground state of hydrogen as the principal quantum number is. हाँ, तो ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन की रेडियस ये होती है, और बेरिलियम की किस स्टेट की रेडियस सेम होगी ऐसा पूछा है। बेरिलियम के लिए Z क्या होता है? 4. बस, तो बेरिलियम की रेडियस किसी स्टेट की ये लिखोगे और वो हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की रेडियस के बराबर चाहिए, तो ये मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, बराबर चाहिए तो देखो साफ साफ n=2 समझ में आ रहा है। सर ट्रिपली आयनाइज्ड मतलब क्या? मतलब बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 निकाल दिए। ट्रिपली आयनाइज्ड का मतलब कि उसको हाइड्रोजन लाइक बना दिया अपन ने, हाइड्रोजन के जैसा एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। यस सर। है ना। चलो ओके सर। The ratio of the binding energies of hydrogen atom in the first and the second excited state is. अच्छा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 3।
n इक्वल टू 2 में हाइड्रोजन की टोटल एनर्जी कितनी होती है? n इक्वल टू 3 में टोटल एनर्जी कितनी होती है? -1.5। हाँ, -1 तो टोटल एनर्जी इतनी है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो इसको जीरो करने के लिए देना पड़ेगी। यहाँ पर भी ये बाइंडिंग एनर्जी आ गई है, इनका रेशो पूछा है तो ले लो रेशो। तो टोटल एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होगी। हाँ, टोटल एनर्जी देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझना पड़ेगा कि पूछना क्या चाह रहे हो। बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है कि जब वो सिस्टम बना तो सिस्टम बनने में कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी। अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इंफिनिटी पे होते हैं तो एनर्जी जीरो होती है, और अगर उनकी एनर्जी अभी नेगेटिव है इसका मतलब कि जीरो से कुछ कम हो गई है, इसका मतलब कि एनर्जी इतनी रिलीज हो गई है। तो जो टोटल एनर्जी सिस्टम की है वही उसको वापस देना पड़ेगी अगर इंफिनिटी ले जाना है तो सिस्टम की जो भी टोटल एनर्जी दिख रही है नेगेटिव, दैट मैग्नीट्यूड इज द बाइंडिंग एनर्जी। तो वहां से लिख दिया मैंने बाइंडिंग। बाइंडिंग एनर्जी का मीनिंग समझ में आ रहा है ना? ये वो एनर्जी है जो आपको देना पड़ेगी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग करने के लिए, जो भी हमारा एटम है उसको अलग अलग करने के लिए। ठीक है, क्या क्लियर हुआ क्या क्वेश्चन ये? चलो और कोई समस्या? Yes, sir. बोलो। The radius of hydrogen atom in its ground state is 5.3 into 10 raised to power 11 meter. After collision with an electron, it is found to have radius 21.2 into 10 raised to power minus 11 meter. The principal quantum number of the final state of the atom is. तो बता दो, मैं क्या बताऊँ उसका? तो कैसे बताना है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताना है आपको, रेडियस दे दिया आपको। सर जो अभी आपने एक इसे प्रीवियस क्वेश्चन के लिए बताया वही वाला फॉर्मूला यूज क्या? करना है क्या ए मुझे नहीं नॉट पता इक्वल कौन सा ए फॉर्मूला। नॉट एन स्क्वायर बाय आप दैट। बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाना चाहिए, मुझे नहीं पता। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर रेडियस इन एच एटम? एच एटम की रेडियस का क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने? इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की रेडियस का क्या फॉर्मूला पढ़ा है? R equals to 0.529 हाँ n square by z। बिल्कुल सही, R इक्वल टू एन नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। जेड बन जाएगा हाइड्रोजन के लिए यस ना। तो आपको पहले n इक्वल टू 1 की रेडियस दिए और n इक्वल टू किसकी रेडियस पूछी है? अच्छा बाद की रेडियस दे दी आपको, n पूछा है ना? यस सर, हो गया सर, समझ में आ हो गया। गया, सर पर इसमें कोलिजन की बात करी है ना। वो तो ऐसे ही है, ठीक है, रेडियस बदल गई है, वो तो कोलिजन मतलब रेडियस बदली है, ये कैसे बदली है बताने के लिए था। बाकी उनने बस पूछा जो है वो तो अपन आसानी से निकाल सकते ना। नई रेडियस क्या है वो देखकर अपन बता सकते ना कि एन क्या हो गया होगा। रेडियस एन स्क्वायर पे डिपेंड करती है, तो रेडियस का रेशो जो है वो एन स्क्वायर दे देगा आपको। बस तो एन पता चल गया तो अपन को बस ये बताने की कौन सी स्टेट में है वो। यस सर। ठीक है Sir, और the total energy of electron in the first excited state of the hydrogen atom is -3.4 electron volt. The ठीक है, potential energy of the electron in this state. किसी स्टेट में टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन होता है? Yes sir, okay. आ गया sir. हाँ 2 times होती है सर पोटेंशियल times एनर्जी। टोटल एनर्जी का डबल जो होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो आप शायद कर लोगे आप। Yes sir, हो गया. चलो, और सर हाँ क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ सोडियम इज हाँ 5890 एंगस्ट्रॉम। द फर्स्ट इसका मतलब क्या समझ में आया? फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ सोडियम का मतलब क्या समझा आपने? एन इक्वल 1 से सर। नहीं, क्या मतलब स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब क्या होता है? सर जब स्पेक्ट्रम का इलेक्ट्रॉन मतलब पता आ है? रहा है तो वो इतनी लैम्डा रिलीज कर। हाँ मतलब कि कोई वेवलेंथ रिलीज हो रही है, बिल्कुल सही है ना। तो जो वेवलेंथ रिलीज हो रही है वो दी है, और फर्स्ट दी है, इसका मतलब जो सबसे शायद बड़ी वेवलेंथ होती है नहीं। जैसे लाइमन सीरीज की बोली ना शायद उन्होंने, लाइमन सीरीज की फर्स्ट वेवलेंथ, तो लाइमन सीरीज की पहली वेवलेंथ मतलब 2 से 1 का ट्रांजिशन होता है, ऐसा मुझे याद है। नहीं लाइमन सर, सीरीज मेंशन नहीं किया है, अच्छा सिर्फ सीरीज मेंशन नहीं करा है, ओके कोई बात नहीं। तो मतलब जो भी है फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। आगे क्या पूछा है? फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। ओके, हमें वेवलेंथ दी है और एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछा है। तो वेवलेंथ कैसे, फोटोन की वेवलेंथ और उसकी एनर्जी का रिलेशन जानते हैं क्या?
Yes, sir. और जो फोटोन इमिट हुआ होगा वो क्यों इमिट हुआ होगा? क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल आया होगा। तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसी का तो फोटोन इमिट होता है। Yes, sir. तो फोटोन की एनर्जी से आपको एनर्जी डिफरेंस मिल जाएगा। Yes, sir. और जो एनर्जी डिफरेंस होता है उतनी तो एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने में। तो एक्साइटेशन एनर्जी मिल गई। सर लैम्डा तो वन ही, मतलब एक ही लैम्डा की वैल्यू गिवन है, फिर हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे सर? मतलब कैसे बोलो? सर दो एनर्जीज का डिफरेंस ही एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा ना, हाँ, तो वो कैसे निकालेंगे सर? क्यों? अच्छा, आप इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, यस सर। तो जो फोटोन इमिट होता है उसकी वेवलेंथ कैसे निकालते हो? चेंज इन एनर्जी बाय h3। हाँ, जो भी एनर्जी का डिफरेंस आया है ये होना चाहिए एनर्जी ऑफ फोटोन, या आप इसको न्यू को c बाय लैम्डा भी लिख सकते हो, है ना? यस सर। तो क्या समझ में आया इससे? अब फोटोन की एनर्जी से आपको एनर्जी डिफरेंस मिल जाएगा। बस एनर्जी डिफरेंस आ गया तो हो गया आपका काम। चलो ठीक है, ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. वर्षा, आपको आया? सर इनिशियली क्या लेना है एनर्जी? समझ नहीं। एनर्जी ये आपको ये डिफरेंस चाहिए ना आपको। तो यस सर। तो डिफरेंस तो पूछा उन लोगों ने भी। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने के लिए आपको कितनी एनर्जी देना पड़ेगी। ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी तो एक्साइटेशन एनर्जी होता है। ओके सर। यस सर, मैं वो वैल्यूज में कंफ्यूज हो रही थी कि E1 और इनिशियल और फाइनल भी हमें कैलकुलेट करना है। यस सर, क्लियर है। कैलकुलेट करना हमें तो डिफरेंस ही चाहिए। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल जाने में एनर्जी क्या लगेगी। तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है वही तो रिक्वायर्ड होती है, और वही हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में फोटोन की वेवलेंथ के टर्म्स में। तो अपन बहुत आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, चलो। और Sir, if element with the principal quantum number n is हाँ, greater than 4 were not अच्छा allowed ठीक in है, आपने nature. केमिस्ट्री में शायद सुना होगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में हम 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं, सेकंड में Yes, टोटल sir. 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, थर्ड में 18 फिल कर सकते हैं, फिर 32 फिल कर सकते हैं इक्वल टू 4 में। और देखो Yes. जितने हमारे डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होते हैं ना उन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो फर्क होता है। तो जितने आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो उतने ही मैक्सिमम एटम बन सकते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हो? 1 से 4 तक टोटल 60 हो जाएंगे। तो 60 ही डिफरेंट एटम बन सकते हैं आपके पास। बस तो इसका Yes, आंसर sir. 60। Yes, sir. Clear. पीरियोडिक टेबल में होता क्या भाई, अलग अलग z के हमने एलिमेंट्स बनाए हैं, तो z फर्क z का डिफरेंस है सब में, और z इक्वल टू 60 से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते आप। तो Yes, मैक्सिमम sir. एलिमेंट भी 60 हो जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. और आगे बताइए, और कोई डाउट? सर वेवलेंथ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है क्या? वेवलेंथ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है क्या? नहीं, ऐसे तो नहीं करती, वो तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करेगी। मतलब पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा वेग है क्योंकि किस वेवलेंथ की बात कर रहे हैं ये भी बताना चाहिए आपको। अगर आप मेरे से बोलो कि आप थर्मल रेडिएशन की बात कर रहे हो तो आंसर हो जाएगा यस। तो आप किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो वो भी बताना पड़ेगा आपको। नहीं सर, इसमें क्वेश्चन है रेस 4 में द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन एट हाँ, तो आप क्वेश्चन 927 आपका डिग्री। पूरा क्वेश्चन आपका ये है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन बतानी है। तो पूरा सेंटेंस से अपन को चीजों का यस मीनिंग सर। निकालना चाहिए हमेशा। अब आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का अपन ने याद करो रिलेशन पढ़ा है, h by p मोमेंटम होता है, और मोमेंटम को लिख सकते हो √2m ठीक है। अब न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करिए, तो न्यूट्रॉन के पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी? क्वेश्चन में टेम्परेचर से रिलेट करा है ना। तो न्यूट्रॉन को लाइक थर्मल गैसेस जैसा अपन माने, अपन थर्मोडायनेमिक्स में गैसेस को जैसा मानते हैं वैसा मानते हैं।
तो उनकी काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT जैसा लिख सकते हो आप, फिर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना। किसी टेम्परेचर T पे गैस की जो एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है वो 3/2 kT होती है, वो अगर लिख दो तो आपको वेवलेंथ का रिलेशन मिल जाएगा टेम्परेचर से, थर्मल अगर एनर्जी हो पार्टिकल्स के पास। बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? यस सर, क्लियर, थैंक यू सो मच। है ना। और इससे आपको ये भी चीज समझना चाहिए कि क्वेश्चन का मतलब हमेशा ना पूरे सेंटेंस को देखकर निकाला जाता है, पूरी चीज का मीनिंग समझ के फिर अपन मतलब निकालेंगे। किसी भी क्वेश्चन को देख के इतना सा मतलब नहीं निकालना कि वेवलेंथ टेम्परेचर डिपेंड करती है क्या, इसका बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं इस सेंटेंस के। ठीक है, चलो और बताओ। सर एक वेन्स कांस्टेंट जो होता है वो भी तो वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताता है। हाँ वो वो किस रेडिएशन में होता है बेटा, वो वही तो बात कर रहा था मैं। थर्मल ये रेडिएशन जो प्रोड्यूस होते हैं ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसमें जो मैक्सिमम वेवलेंथ मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो वेवलेंथ होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है ना। सही बात है, चलो और। सर वो जो रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी और जेड का हम ग्राफ बनाते हैं, हाँ। वो जो एटॉमिक नंबर होता है वो लैम्डा मिनिमम पे डिपेंड करता है क्या? वो जो लैम्डा मिनिमम जो अपन ने आई वर्सेस लैम्डा में बनाया था, लैम्डा मिनिमम डिपेंड करता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इन द ट्यूब, जो भी हमारी पुलिश ट्यूब है उसमें कितना हमने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगाया, इस पे डिपेंड करेगा कि क्या लैम्डा मिनिमम प्रोड्यूस हो सकता है। और जो हमने रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा वर्सेस जेड का ग्राफ बनाया था, तो वो ग्राफ बनाने के लिए हम मान रहे थे सबसे पहले तो कि सारे के अल्फा की फ्रीक्वेंसी इमिट हो रही है। सेकेंड थिंग, डिफरेंट डिफरेंट जेड के साथ अपन ग्राफ बना रहे थे, तो वो डिफरेंट चीज थी और ये एक डिफरेंट चीज थी। तो क्वेश्चन मतलब आपका दोनों अलग चीजें हैं, तो अपन ऐसे सर कंपेयर करना। मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया है, हाँ उसमें द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स रे फॉर टू Coolidge ट्यूब ऑपरेटेड ऑन डिफरेंट वोल्टेज V1 एंड V2 एंड यूजिंग डिफरेंट टारगेट मटेरियल ऑफ एटॉमिक नंबर Z1 एंड Z2। वेरी तो गुड। सर इसमें V1 V2 और Z1 Z2 को कंपेयर करना था। वेरी गुड, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में देखो क्या है कि आपको जो दो ग्राफ दिए ना, उन ग्राफ में से एक ग्राफ में कट ऑफ जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड, वो जो फ्रीक्वेंसी हमारी वेवलेंथ है, सॉरी मिनिमम वेवलेंथ अलग है, दोनों ग्राफ की मिनिमम वेवलेंथ अलग है, यस दिख रहा सर। है ग्राफ में। तो जिसमें मिनिमम वेवलेंथ ज्यादा है उसमें अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, क्योंकि लैम्डा मिनिमम जो होता है वो होता है ना Hc/eV। तो देखना एक ग्राफ जो है, दो ग्राफ में से वो थोड़ा पहले से शुरू हो रहा है, दूसरा थोड़ा बाद में शुरू हो रहा है, ऐसा कुछ है ना। यस तो जिस भी ग्राफ के लिए ये ग्राफ थोड़ा इधर से शुरू हो रहा है उसकी लैम्डा मिनिमम ज्यादा है ना, लैम्डा ज्यादा मतलब उसका वी कम होगा। क्लियर? अब वो जो भी ग्राफ हो, सपोज ये 1 नंबर ग्राफ था, ये 2 नंबर ग्राफ था, तो 2 नंबर ग्राफ का अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कम था फर्स्ट नंबर के ग्राफ से। अच्छा, फिर दोनों ही ग्राफ में ना आपको के अल्फा की वेवलेंथ का पीक भी दिखाया है ना, सपोज ऐसा दिखाया। तो के अल्फा की जो वेवलेंथ है वो जेड पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ जेड पे डिपेंड करती है के अल्फा की वेवलेंथ। सेकेंड ग्राफ में अगर वेवलेंथ बड़ी दिख रही है, वेवलेंथ अगर ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम मतलब जेड कम, समझे? फ्रीक्वेंसी और जेड का रिलेशन लीनियर था ना, अगर फ्रीक्वेंसी कम प्रोड्यूस हो रही है कि अल्फा की, इसका मतलब जेड भी कम रहा होगा। तो सेकंड केस में अगर हमें दिख रहा है कि सेकंड केस में के अल्फा की वेवलेंथ कम है, मतलब फ्रीक्वेंसी सॉरी वेवलेंथ ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी कम रही होगी, फ्रीक्वेंसी कम तो जेड कम रहा होगा। समझ में आया क्या? यस सर। वेरी गुड, अच्छे से और सोच लो, कुछ दिक्कत है तो फिर से पूछ लो। चलो बाकी और भी कोई डाउट हो तो बताइए। ये एक्सरे तक पहुंच गए शायद अपन, है ना? और कोई डाउट बच रहा है क्या? चलो कोई डाउट नहीं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, लिखिए न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, तो न्यूक्लियर फिजिक्स को सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स को अगर अपन समझने की कोशिश करें तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उसे हम। न्यूक्लियर फिजिक्स में बेसिकली 3 चीजें हमको समझना होती है। सबसे पहले तो न्यूक्लियस का बेसिक्स, बेसिक्स मतलब कि स्ट्रक्चर क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं,
स्टेबिलिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स अपन समझेंगे। तो पहले न्यूक्लियर का थोड़ा बेसिक देखेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद अपन पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी का थोड़ा बेसिक, मतलब कि अल्फा बीटा गामा डीके क्या होता है, इन पार्टिकल जो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ना। और फिर अल्फा डीके बीटा डीके गामा डीके के अंदर मैकेनिज्म क्या होता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कहाँ जाती है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है एनर्जी हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें। तो वो सारा पॉइंट अपन पढ़ेंगे। फिर देन थर्ड पॉइंट आ जाता है इस चैप्टर के अंदर, इस पोर्शन के अंदर, रेडियो एक्टिविटी का स्टैटिस्टिकल लॉ। मतलब कि अगर हमारे पास बहुत सारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर का सैंपल है तो धीरे धीरे उसमें से रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर का नंबर कम होते जाता है। तो किस रेट से कम हो रहा है, कितने देर बाद कितने न्यूक्लियर एक्टिव बचते हैं, हाफ लाइफ क्या होती है, मीन लाइफ क्या होती है ना, पैरेलल डीके, सीक्वेंशियल डीके, इस टाइप की चीजें अपन समझेंगे। तो इस तरह से अपन डिवाइड करें तो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। चलो तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक्स में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस है क्या, व्हाट इज अ न्यूक्लियस, सबसे पहले इससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले कब पता चला न्यूक्लियस के बारे में, आपको किस एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला कि न्यूक्लियस होता है, या आपको कब बताया गया कि न्यूक्लियस है, कुछ बताओ। सर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वेरी गुड, है ना, जो गाइगर एंड मार्सडेन ने जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा था अल्फा पार्टिकल का, उसके रिजल्ट्स को रदरफोर्ड ने समझाया और वहां उन्होंने बताया कि पूरे एटम का ऑलमोस्ट सारा मास और सारा ही पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसके छोटे से सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। उस छोटे से सेंटर को कहा गया न्यूक्लियस। वो जो न्यूक्लियस होता है धीरे धीरे हमको वो और स्टडी करते गए तो उसके बारे में काफी चीजें पता चली। न्यूक्लियस इज द पॉजिटिव सेंटर ऑफ द एटम। Almost all of the mass of atom is concentrated in nucleus. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये भी हमने जब थोड़ा सा और स्टडीज करी हमें पता चला बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों डिस्कवर हुए थे। आई थिंक प्रोटॉन डिस्कवर करा था गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन चैडविक ने, है ना। आई थिंक ये है, आप लोग चेक कर सकते हो। तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. यस सर, पक्का सही बोल रहा हूँ, याद है आप लोगों को? यस बहुत बढ़िया, है ना। तो प्रोटॉन डिस्कवर करा था गोल्डस्टीन ने और चैडविक ने डिस्कवर कर लिया था न्यूट्रॉन। तो बाद में हमें समझ में आया कि न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इनसे कंबाइंड होकर बना है हमारा न्यूक्लियस। तो अब हमारे नॉलेज है न्यूक्लियस के बारे में कि एटम का छोटा सा जो सेंटर होता है ना, जैसे ये एक एनसीईआरटी की लाइन अभी मेरे को याद आ गई, ये एटम बताने वाला था। तो एक किसी बड़े से रूम को इमेजिन करो, जैसे ये जो मैं अभी जिस रूम में पढ़ा रहा हूँ, ये रूम को अगर मैं इमेजिन करूँ तो इस रूम में एक छोटी सी निडल रखूं, अपन जो सुई होती है ना, जो कपड़े सिलने वाली सुई, उसके जो टिप होता है उतना बड़ा न्यूक्लियस होगा अगर ये रूम पूरा एटम है। तो इफ दिस रूम इज एन एटम तो किसी सुई की नोक के ऊपर आ जाएगा न्यूक्लियस, इतना छोटा होता है एटम में न्यूक्लियस। सर हाइड्रोजन एटम की बात कर। हाँ, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट सारे ही एटम का जो न्यूक्लियस होता है बहुत छोटा होता है, और बाकी एटम में तो और एटम के साइज के कंपेयर में और छोटा हो जाएगा। जितने भी हमारे पास अभी तक न्यूक्लियस मिले हैं सबका साइज जो है ना वो 1 से 10 फर्मी के बीच में मिला है हमको। 1 फर्मी मतलब 1 इंटू 10⁻15 मीटर से लेके 10 फर्मी, तो इस रेंज में हमें मिला है अभी न्यूक्लियस का साइज। तो सारे ही न्यूक्लियस बहुत छोटे होते हैं, है ना। किसी बड़े न्यूक्लियस को भी देखे तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता, वो भी छोटा ही रहता है। So nucleuses are very tiny part of the atom, और उसके ऊपर सारे मास है एटम का लगभग, तो कितना ज्यादा डेंस होगा वो। न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या मिलते हैं, विद इन न्यूक्लियस उसके अंदर हमारे पास होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में चार्ज होता है, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। कितना चार्ज होता है प्रोटॉन में, 1.6 10⁻19 कूलम, ये तो चार्जलेस है। न्यूट्रॉन दोनों का मास होता है, प्रोटॉन का मास होता है 1.67, आगे 2 डिजिट कुछ और है, इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का मास है 1.67 फिर 2 डिजिट इंटू 10⁻27 kg। और इस 2 डिजिट में डिफरेंस है, 2 डिजिट में कोई डिफरेंस है। अगर इनमें एएमयू में कन्वर्ट करें तो ये होता है 1.0072 एएमयू के अप्रॉक्स, और ये होता है 1.0086 एएमयू। मुझे थोड़ा एएमयू में याद है। अब यहाँ के डिजिट जो होते हैं ना, मुझे ऐसा याद है एक में आता है कुछ 5 कुछ आता है और दूसरे में 7 कुछ आता है, वो आप अब खुद लिखना।
ये 2 डिजिट आप खुद लिखिएगा, थोड़ा मेहनत करो, ढूंढ के लिखो किताबों वगैरह से, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का जो मास है वो थोड़ा हेवी है, आप अगर एएमयू में कंपेयर करें तो थोड़ा हेवी है। अच्छा, ये एएमयू तो शायद सुना हुआ होगा आपने, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको अपन सिर्फ यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। याद है क्या एएमयू क्या होता है? 1 एमयू का मतलब होता है कि सी कार्बन का जो एटम है उसका अणु मास आ रहा है डिवाइड बाय 12। एक सिंगल कार्बन एटम के मास को 12 से डिवाइड कर दो तो हमें मिल जाता है 1 एमयू। वो करीब करीब 1.67 ही होता है, 1.67 10⁻27 kg अप्रोक्स, इतना ही होता है। चलिए, तो इन दोनों के मास से तो चार्ज वार्ज क्लियर। जो न्यूट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के मास से ज्यादा है, और इनका डिफरेंस जो आएगा ना वो इलेक्ट्रॉन के मास का करीब करीब 2.5 टाइम्स है। 2.5 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली 2.5 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि न्यूट्रॉन बेसिकली प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन मिला दो तो न्यूट्रॉन बन जाता है, ऐसा नहीं। आप मास से ही समझ सकते हो, भाई प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन का मास जोड़ोगे तो न्यूट्रॉन का मास बन ही नहीं रहा है। क्लियर हुआ है पॉइंट? क्या ये चीज क्लियर है अभी तक? यस सर। Yes, sir. ओके। Yes, sir. और जो भी पार्टिकल मिलते हैं ना न्यूक्लियस के अंदर, इनको कंबाइंडली अपन कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के पार्टिकल न्यूक्लियॉन्स। अब किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स है उसके नंबर को हम उसके एटॉमिक नंबर बोलते हैं, Z एटॉमिक नंबर। बेसिकली ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं न्यूक्लियस में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को नॉर्मली अपन n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और इनका जो सम होता है उसे बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर इज जस्ट सम ऑफ द टोटल न्यूक्लियॉन। किसी भी एटम की न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करना है, जैसे H एटम के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करना है तो H एटम का सिंबल बनाओ, उसके साथ उसका एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर लिख दो। जो मास नंबर है ना, ये सॉरी गलत लिखा था मैंने, Z+N होना चाहिए था, मैंने बताया भी, मैंने गलती कर दी थी वहाँ। Z+N होना चाहिए। Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, N मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनका सम, इसे कहा जाता है मास नंबर। तो किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर ऐसे लिख दो, या वो मास नंबर ये नीचे भी ऐसा साइड में भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर साइड में लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम चीज है। जैसे यूरेनियम का न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करना है तो उसका एटॉमिक नंबर 92 है और मास नंबर 235 भी होता है, 238 भी है, अलग अलग टाइप के यूरेनियम के हमें न्यूक्लियस मिलते हैं। ठीक है, क्या है क्लियर कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? यस सर। Yes, sir. ओके। अच्छा, ये अभी जस्ट मैंने बोला यूरेनियम का और भी टाइप के न्यूक्लियस मिलते हैं, जैसे एक यूरेनियम का न्यूक्लियस हमें ये भी मिलता है 92 और 238। तो ऐसे दो न्यूक्लियस है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है, इन्हें क्या बोलते हैं? Isotope. आइसोटोप बोलते हैं। वेरी गुड, इन्हें कहते हैं आइसोटोप। आइसोटोप। तो आइसोबार क्या होता है फिर? व्हाट इज आइसोबार? सर मास डिफरेंट होते हैं, मास सेम होता है। मास नंबर सेम होता है। यस, आइसोबार्स का है ना, मास नंबर सेम होता है, बिल्कुल सही। अच्छा, फिर आइसोटोन भी कुछ होता है क्या? आइसोटोन, यस सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सेम होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं ना उनको अपन बोलते हैं आइसोटोन्स या आइसोन्यूट्रॉनिक। ठीक है, आइसोन्यूट्रॉनिक या आइसोटोन। और इसके अलावा भी कुछ और एक टर्म होता है क्या? Isoelectronic. नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कुछ नहीं होता। और बताओ। सर isoelectronic होता है same number of electrons. अरे तो एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा वो तो। न्यूक्लियस के बारे में, आइसोडाइफस जिनका आइसोमर्स सर, हाँ आइसोमर्स। आइसोमर नहीं, न्यूक्लियस के बारे में होता है एक टर्म और आइसोडाइफस। आइसोडाइफस मतलब जिनमें डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम होता है। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n और नंबर ऑफ प्रोटॉन z का डिफरेंस सेम है तो ऐसे न्यूक्लियस को बोलते हैं अपन आइसोडाइफस। जैसे उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बताऊं तो हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक हाइड्रोजन का आइसोटोप जो है ना उसको लो, ड्यूटेरियम को लो। हाँ, इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है तो डिफरेंस क्या आएगा?
एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, जीरो आएगा ना डिफरेंस। यस सर। और हीलियम के अंदर दोनों ही दो दो है, तो डिफरेंस वहां पे भी जीरो आएगा। तो जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम होता है ना, ऐसे न्यूक्लियस को आइसोडाइपोल्स भी बोलते हैं। चलो ये क्लियर, क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो हमने न्यूक्लियस के बारे में कुछ डेफिनेशंस वगैरह देख ली। अब ये सब है ना, मतलब इनको बहुत इजी सी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, तो डेफिनेशन बस याद होना चाहिए, तो इस पर जो क्वेश्चन होगा वो आसानी से कर सकते हो। फिर और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस के साइज की अगर बात करें, साइज, तो हमें पता चला कि न्यूक्लियस में ना जो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है या उसकी जो डेंसिटी है, वो अगर अपन डिस्टेंस के साथ प्लॉट करें न्यूक्लियस के सेंटर से, तो उसका वेरिएशन कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। न्यूक्लियर डेंसिटी ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट, न्यूक्लियर डेंसिटी ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट, देन ड्रॉप्स, देन स्लोली ड्रॉप्स। तो कुछ इस तरह का होता है, मतलब कुछ ऐसा है हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर, बीच में हमारे पास पार्टिकल की डेंसिटी अच्छी खासी है, धीरे धीरे है ना जब हम बाहर आते हैं तो डेंसिटी कम होती जाती है। कुछ ऐसा है न्यूक्लियस के अंदर, काफी डिस्टेंस तक तो डेंसिटी कांस्टेंट चलती है न्यूक्लियस के अंदर, तो बाहर धीरे धीरे डेंसिटी कम हो जाती है। कुछ ऐसा होता है न्यूक्लियस, बीच में लगभग लगभग यूनिफॉर्म डेंसिटी है, यूनिफॉर्म। जैसे हमारी अर्थ के अंदर देखें ना, तो अर्थ के सेंटर से धीरे धीरे डेंसिटी कम होती जा रही है। अर्थ के सेंटर में बहुत ज्यादा डेंसिटी, सेंटर के आसपास डेंसिटी ज्यादा है, और सेंटर से धीरे धीरे जितना बाहर जाता है डेंसिटी काफी कम हो जाती है। अर्थ के अंदर डेंसिटी का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ड्रॉप होते रहता है, पर यहाँ ऐसा है डेंसिटी कांस्टेंट है और फिर ड्रॉप हो रही है, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट डेंसिटी होती है। और एक और चीज है कि न्यूक्लियस की बाउंड्री भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर रेडियस नहीं जहां पर आप एकदम जीरो बोलोगे, धीरे 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 डिक्रीज होती जाती है रेडियस, और धीरे धीरे डेंसिटी कम होती है। तो सेंटर से काफी डिस्टेंस तक तो न्यूक्लियस एक सॉलिड स्फीयर जैसा है, यूनिफॉर्म डेंसिटी का, एंड कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पे धीरे धीरे उसके अंदर मास कम होता है। तो रफ बाउंड्री है उसकी, एकदम शार्प बाउंड्री नहीं है। यू कैन नॉट इमेजिन ए न्यूक्लियस लाइक अ सॉलिड रबर बॉल, सॉलिड प्लास्टिक बॉल जैसा कुछ सोच नहीं सकते आप, वो ऐसा नहीं है न्यूक्लियस। उसके अंदर डेंसिटी यूनिफॉर्म है, और फिर सरफेस पे आके धीरे 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 डेंसिटी कम हो रही है। कैन यू इमेजिन दिस? यस Like a light Yes, bulb, sir. sir. नॉट लाइक अ लाइट बल्ब। कैसे लाइट बल्ब सोच रहे हो आप? जब वो ग्लो करता है तो हमें ऐसा लगता है कि उसकी लाइट स्कैटर हो रही है, तो लाइक दैट। हाँ, मतलब कुछ सोच तो ऐसा पता है। हाँ ठीक है, अगर ऐसा सोच रहे हो तो कुछ Point ऐसा, force. मतलब कि ठीक है, बीच में सॉलिड है काफी डिस्टेंस तक, और फिर थोड़ा सरफेस पे आके धीरे धीरे डेंसिटी कम होती जा रही है, तो कुछ ऐसा हो सकता है न्यूक्लियस। चलो, अब हमें पता कैसे चला ये? तो एक्चुअली ना हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे, हमने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स करे कई सारे। हमने डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस के ऊपर है ना अलग अलग टाइप के पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई। जैसे इलेक्ट्रॉन्स को बहुत हाई एनर्जी प्रोवाइड करी, इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट कराई, प्रोटॉन्स की बम्बार्डमेंट कराई, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई, न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट कराई, और सबसे हमको समझ में आया कि उसके अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन न्यूक्लियस इज इक्वल। ऐसा नहीं होता है कि सेंटर पे ज्यादा प्रोटॉन है, बाहर ज्यादा प्रोटॉन है, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूट्रॉन में प्रोटॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन चलता है उनका पूरा न्यूक्लियस के अंदर। न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों के लिए ऐसे ग्राफ आता है। एंड हमें ये साइज के बारे में भी अंदाजा हुआ कि न्यूक्लियस का साइज क्या होना चाहिए। तो हमें पता चला बिकॉज डेंसिटी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, सो जो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस होगा, वॉल्यूम V, वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए था मास नंबर के। जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन, जितने ज्यादा पार्टिकल, उतना ज्यादा वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप लिख सकते हो 4/3 pi r³। इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। तो आप ऐसा रफली बोल सकते हो कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू 10⁻⁴। न्यूक्लियर रेडियस जो होती है वो 10⁻⁴ के प्रोपोर्शनल है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है न्यूक्लियर की रेडियस को कंपेयर करना, तो उनके मास नंबर की पावर 1/3 से आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है उसको मैंने लिखा है R0। तो ये हमारे न्यूक्लियर रेडियस की इक्वेशन जैसा आ जाता है। चलो, क्या इक्वेशन पहले देखिए, 11th 12th 12th में पढ़ा देते हैं बच्चों को नॉर्मली। ये R0 Yes. की वैल्यू याद है कि किसी को?
डू यू नो द आर नॉट की वैल्यू क्या होती है, पता है क्या? तो 1.2 फर्मी। और कोई? एक मेरे पास जवाब आया 1.2 फर्मी मीटर। और कोई? आर नॉट की वैल्यू डिपेंड करेगी आप किस एक्सपेरिमेंट से कर रहे हो, मतलब कि स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स के अलग अलग टाइप के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से अलग अलग हमको रेडियस मिलती है। और एक और फर्क आता है आर नॉट में कि हम है ना किस चीज को रेडियस मान रहे हैं। भाई हम क्या एकदम जहाँ सॉलिड पार्ट है उतनी चीज को रेडियस मान रहे हैं, कि जहाँ डेंसिटी 1/2 हो गई, हाफ डेंसिटी हो गई उतनी चीज को रेडियस मान रहे हैं, कि एकदम पूरी 90% तक ड्रॉप हो गई डेंसिटी उसको रेडियस मान रहे हैं। तो रेडियस किसको मान रहे हो, उस हिसाब से जो आर नॉट है ना वो अलग अलग आता है। कुछ जगह पर रेडियस अपन को 1.1 फर्मी मीटर लेके दी गई है कुछ अच्छी किताबों में, कुछ जगह 1.2 दी गई है, कुछ जगह 1.3 दी गई है। तो इसलिए सबसे बेस्ट रहता है कि अपन को ये याद रखना है कि आर नॉट इज नॉट जस्ट अ कांस्टेंट, वो डिपेंड करता है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कौन सा कर रहे हैं आप, किस चीज को कन्वेंशन मान रहे हो उस पर डिपेंड करता है। सो हमें बेस्ट चीज याद रखना है कि आर नॉट अ फिक्स वैल्यू, वो 1.1 1.2 1.3 किताब में अलग अलग किताब में अलग अलग मिलता है अपन को। तो आप भी ऐसे याद रखो। फिर क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप क्वेश्चन में फंसोगे वहां क्या करेंगे, तो वहां बहुत अच्छी चीजें होती है कि मैक्सिमम क्वेश्चन में हमें जरूरत ही नहीं पड़ती आर नॉट की। मैक्सिमम क्वेश्चन हमको है ना क्या करते हैं, वो रेडियस का रेशियो पूछते हैं, तो उसमें आर नॉट कट ही जाएगा रेडियस के रेशियो में, वो सिंपली मास नंबर की पावर 1/3 का रेशियो आएगा। ठीक है, तो आर नॉट की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ओके वेरी गुड। ठीक है, अब रेडियस वगैरह के बारे में बात कर लिया अपन ने। अच्छा, न्यूक्लियस की डेंसिटी लगभग कांस्टेंट है, तो कितनी आती है अब आप वो भी निकाल सकते हो। आप किसी न्यूक्लियस के लिए रेडियस निकाल सकते हो क्या है, तो उसका वॉल्यूम मिल जाएगा आपको। वॉल्यूम आ गया, और मास तो पता ही है आपको, है ना, जो एटम का मास होता है लगभग लगभग पूरा ही न्यूक्लियस का होता है। तो आप रेशियो लेके डेंसिटी निकाल सकते हो। तो आप कैलकुलेट करना, वो भी एक अच्छा नंबर है, उसको याद रखिएगा। न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट कितनी आती है, तो वो नंबर आपने आप पे छोड़ रहा हूँ, आप मेहनत करो, याद रखिएगा वो नंबर। ठीक है, चलिए, तो आप वो डिवाइड करके कैलकुलेट करना। मुझे ऐसा याद है कि 2 × 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब आती है, 2 × 10⁻17। आई माइट बी रॉन्ग, सो प्लीज बी केयरफुल और आप कैलकुलेट कर लेना खुद से। ठीक है, किसी भी एटम का मास ले लेना और उसकी रेडियस निकाल के, और फिर 4/3 πr³ से वॉल्यूम कर लेना और रेशियो ले लेना, है ना, तो आप कर सकते हो इतना तो आई थिंक। श्योर। अच्छा, न्यूक्लियस के साइज वाइज के बारे में बात कर लिया अपन ने, थोड़ा और आगे बढ़ते फिर अपन। अच्छा, हमारे पास है ना बहुत सारे एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, 100 से तो करीब ज्यादा ही है। तो 100 न्यूक्लियस तो है ही हमारे पास, हम जानते हैं 100 न्यूक्लियस को। और एलिमेंट्स के आइसोटोप्स भी है, तो हमारे पास आइसोटोप्स वगैरह भी देखे तो कम से कम 300 न्यूक्लियस तो आप जानते हो। उसके अलावा भी कई सारे न्यूक्लियस देखे गए लेबोरेटरीज में। तो जितने न्यूक्लियस देखे गए, जब हमें पता चला, हमने बहुत सारे न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करा, तो हमें पता चला कुछ स्टेबल है कुछ अनस्टेबल है। स्टेबल न्यूक्लियस हमेशा प्रेजेंट है, और अनस्टेबल न्यूक्लियस का धीरे धीरे कन्वर्जन हो रहा है, रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस के थ्रू वो एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, हमने समझने की कोशिश करी। और एक और चीज हमारे दिमाग में है कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स है, और वो इतने छोटे से वॉल्यूम के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है। इतना छोटा रेडियस है, देखो तो कितना छोटा वॉल्यूम आएगा, इतने से वॉल्यूम के अंदर इतने सारे प्रोटॉन एक साथ है। तो डेफिनेटली इतने सारे प्रोटॉन एक साथ है वहां अगर, तो डेफिनेटली उनमें ह्यूज रिपल्शन फोर्स होगा, बिकॉज प्रोटॉन चार्ज होते, तो उनमें रिपल्शन फोर्स होगा। तो इस रिपल्शन के अगेंस्ट वो न्यूक्लियस के अंदर साथ में है। तो कुछ तो है जो न्यूक्लियस को स्टेबल बना के रख रहा है, और वो क्या चीज है जो स्टेबल बना के रख रही है, उस चीज के बारे में सोचते हैं अपन। ठीक है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में अपन बात करते हैं। तो अभी तक की सारी चीजें क्लियर? कोई भी डाउट जो बेसिक पढ़ा उसमें? ओके, तो ये सब हटा रहा हूं मैं। अब अपन अगली चीज बात करते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की। तो हमने स्टेबल न्यूक्लियस में स्टेबल क्यों है वो, ये जानने के लिए सबसे पहले एक काम करा कि सारे स्टेबल न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करा। हमने सबसे पहले सारे स्टेबल न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करा। ठीक है, हमारे पास जितने भी न्यूक्लियस स्टेबल हमें पता थे ना, तो उन्हें हमने ऑब्जर्व करा। तो क्या है उनमें, क्या क्या प्रॉपर्टी समझ में आ रही है, पहले तो वो देखते हैं अपन।
हमने जब ऑब्जर्व करा स्टेबल न्यूक्लियस को तो एक बहुत ही पिक्यूलर सी बात समझ में आई कि उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का रिलेशन क्या है। जितने स्टेबल न्यूक्लियस है ना उनको अपन एक ग्राफ पे प्लॉट कर, जैसे हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है और N 0 होता है, हाइड्रोजन के लिए एक पॉइंट यहाँ बन जाएगा। हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है ड्यूटेरियम उसके लिए 1,1 पे एक पॉइंट बन जाएगा, हीलियम के लिए 2,2 पे एक पॉइंट बन जाएगा, कार्बन का जो आइसोटोप है कार्बन 12 उसके लिए 6,6 पे एक पॉइंट बन जाएगा। ऐसे हर एक स्टेबल न्यूक्लियस के लिए हमको एक पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे हमने बहुत सारे पॉइंट बनाए, जितने भी पॉइंट आ रहे थे ना ये वो सब ऐसे एक हमारे पास रीजन में लाया कर रहे थे। जितने भी हमारे पास स्टेबल न्यूक्लियस थे वो सब एक रीजन में लाया कर रहे थे। All the stable nuclei were lying in a region. For light nuclei जिनका Z कम था, for light nuclei the ratio of number of neutron to number of proton was nearly 1. For heavy nuclei ratio of number of neutron by number of proton was as high as 1.6, as high as सब में सेम ही है, किसी में 1.2 1.3 ऐसा धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो सारे स्टेबल न्यूक्लियस में चेक करेंगे ना तो ये n/z 1.6 जितना तक है ये हमको पता चला। सारे स्टेबल न्यूक्लियस को जो हमने इस ग्राफ पे प्लॉट करा तो वो एक ना एक रीजन के अंदर दिख रहे थे। ये मैंने एक डॉटेड लाइन बनाई है जो n = z रिप्रेजेंट कर रही है, n और z इक्वल है ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो लाइट न्यूक्लियाई जो n = z के आसपास ही रहते हैं और हेवी न्यूक्लियाई में n ज्यादा है, ऐसा हमें समझ में आया। ठीक है, क्या आपको ग्राफ क्लियर हुआ? क्या बनाया अपन ने ग्राफ? सर लास्ट पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। लास्ट पॉइंट मतलब क्या? जो आपने बताया सर लाइटर न्यूक्लियाई के लिए। बोलो बोलो क्या बताया मैंने, बोलो। सर ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है उससे आगे शिफ्ट हो रहा है। हाँ बस सर इसके बाद कुछ समझ में नहीं आया। ग्राफ ये जो स्ट्रेट लाइन थी n = z और लाइट न्यूक्लियाई हल्के हल्के न्यूक्लियस जो होते हैं ना जिनका z कम है उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो लगभग नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। ठीक है, फॉर हेवी न्यूक्लियस जिनके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटॉन से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उससे भी कई गुना ज्यादा है, मतलब करीब करीब 1.6 टाइम तक ज्यादा है वो, ऐसा हमें पता चला। क्या हमें पता चला? क्लियर है? यस सर। अब हमें सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, ऐसा क्यों, बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे? ऐसा क्यों हो रहा है कि हल्के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है तो चल जा रहा है काम, लेकिन हेवी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भी कई गुना ज्यादा है। व्हाई? बोलो। अच्छा कुछ गेस करो, कोई गेस करते हैं, ठीक है, क्यों हो रहा होगा ऐसा सोचते हैं ऐसे, तो कुछ भी गेस करके आप बता सकते हो। सर हैवी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं तो उनमें आपस में रिपल्शन होता है, हाँ तो बिल्कुल उसको सही कह रहे हो आप। स्टेबलाइज करने के लिए न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ाना पड़ता है। मतलब ऐसे ही कुछ हो सकता है, बिल्कुल सही बोल रहे यस हो आप, सर। है ना, ऐसे ही कुछ होगा और क्या। डेफिनेटली स्टेबल रखने के लिए होगा क्योंकि हमने सारे स्टेबल न्यूक्लियस के लिए ग्राफ बनाया है, तो जो न्यूक्लियस स्टेबल है उनमें ऐसा है तो डेफिनेटली इसका कोई स्टेबिलिटी से रिलेशन होना चाहिए। न्यूट्रॉन्स ज्यादा फिल करने से स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी और माइट बी द रीजन कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो प्रोटॉन्स के बीच में अगर प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो रिपेल करेंगे, तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए बीच में न्यूट्रॉन्स रखना पड़ रहे होंगे अपन को। ठीक है, तो अभी बस ये चीज इतना कह के स्टॉप कर सकते हैं अपन। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में जरूरत नहीं हमको जाने की, कोई हमसे इतना डेप्थ में पूछता नहीं है, तो बस यहीं तक सफिशिएंट है अपने लिए। चलिए, तो ये बहुत अच्छा रीजन आपका लगा मुझे कि भाई जब प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो उनमें रिपल्शन भी बढ़ेगा, तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए न्यूट्रॉन फिल करना पड़ रहे होंगे। चलो यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अगर आप जितने स्टेबल न्यूक्लियस है ना उन सबको ऑब्जर्व करें, तो मैक्सिमम स्टेबल न्यूक्लियस में
या तो Z इवन है या N इवन है या दोनों ही इवन है। बहुत कम ऐसे न्यूक्लियस है जिसमें Z और N दोनों ऑड है। जो इतने भी स्टेबल न्यूक्लियस है, अगर आप टेबल लेके बैठो, एक सारे स्टेबल न्यूक्लियस ढूंढो, तो स्टेबल न्यूक्लियस में मैक्सिमम स्टेबल न्यूक्लियस में ऐसा था कि Z N या दोनों ही इवन थे। बहुत कम ऐसे स्टेबल न्यूक्लियस मिले हमें जिसमें दोनों ऑड है, Z भी ऑड है और N भी ऑड है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी ऑड नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ऑड नंबर है। ठीक है, तो चलो अब आप लोग अच्छे बच्चे हो यार, आप मेरे बोलने से थोड़ी मान लोगे ऐसा कि ऐसा है। आप तो स्टेबल न्यूक्लियस देख सकते हो ना, आप सर्च कर सकते हो कि कौन कौन से न्यूक्लियस स्टेबल है और उसमें चेक कर सकते हो कि कितने न्यूक्लियस ऐसे है जिसमें दोनों ऑड है। कर सकते हो ना आप, तो बताइए, कर सकते हो क्या ये काम आप? यस सर। है ना? तो आपको करना क्या है, आप लोग मुझे बताओगे कि कितने ऐसे स्टेबल न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स का नंबर एंड न्यूट्रॉन्स का नंबर दोनों ही ऑड है। क्वेश्चन समझ गए मेरा? यस सर। ठीक है ना, तो आप सर्च करके लाइएगा, ये मुझे बताइएगा, अगली क्लास में बताइएगा अपनी मंडे ट्यूसडे जो भी क्लास होगी कि कितने ऐसे न्यूक्लियस है जिसमें दोनों ही ऑड है। तो आपको वहां कुछ एक पैटर्न समझ में आएगा, कुछ चीज समझ में आएगी। चलो वो करके लाना, फिर उसके बारे में तब बात करेंगे जब करके लाएंगे। प्रियांशु कुछ आंसर भी दे रहा है, प्रियांशु सबको एवरीवन को दे दो आंसर ही। प्रियांशु ने कोई आंसर दिया है, देखना कहाँ से प्रियांशु ये नंबर लाया। सर याद। हाँ याद था, अच्छा वेरी गुड। और एक बार चेक कर लेना, सर्च कर लेना, है ना? मतलब मेरे को भी याद है कुछ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग भी सर्च करें, ज्यादा अच्छा है। पता नहीं बढ़ गया हो नंबर तो, या कम हो गया हो तो। ठीक है, चलो। तो एक तो हमने ये पॉइंट समझा एन और जेड का कर्व। अब सेकेंड पॉइंट, जब हम ऑब्जर्व कर रहे थे ना न्यूक्लियस को, तो एक चीज और ऑब्जर्व करी हमने। देखो, कोई न्यूक्लियस का अगर एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है, इसका मतलब उसमें Z प्रोटॉन है, तो Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। भाई A होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम, तो इनका डिफरेंस हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इतना इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये उसका टोटल मास होना चाहिए ना, मास जो न्यूक्लियस का होना चाहिए, द कैलकुलेटेड मास शुड बी दिस। यस सर। जितने पार्टिकल्स है उनके मास का सम तो न्यूक्लियस का मास होना चाहिए। पर हमें पता चला कि प्रैक्टिकली हर न्यूक्लियस के अंदर जो मास होता है वो थोड़ा कम था। हाइड्रोजन में तो एक ही प्रोटॉन है, तो उसकी बात नहीं करें अपन, बाकी की बात करें तो बाकी सब में हमने ऑब्जर्व करा कि थोड़ा थोड़ा मास कम था, ज्यादा फर्क नहीं था बट थोड़ा तो था, थोड़ा मास की कमी थी। द कैलकुलेटेड मास वाज लार्जर एंड द एक्चुअल मास ऑब्जर्व्ड जो न्यूक्लियस का था वो इससे कम था, इट वाज लेस देन द कैलकुलेटेड मास। देयर वाज सम मास डिफेक्ट, हमें पता चला कुछ मास की कमी हुई है, उसको अपन ने नाम दिया मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट इज रिटर्न एज मास कैलकुलेटेड माइनस मास ऑब्जर्व्ड। तो आपको लग रहा है न्यूक्लियस का मास जितना होना चाहिए और जो एक्चुअल है इनका डिफरेंस, उसे बोलते हैं मास। ये क्यों है, ये हमने समझने की कोशिश करी, सोचने की कोशिश करी ऐसा क्यों हो रहा है कि मास में कमी हो गई। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए फिर आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन की अपन हेल्प लेते हैं, और कुछ सिस्टम में मास की कमी हुई है तो हमको ये समझ में आया कि भाई सिस्टम जब बना, मास कम हुआ, मास कम हुआ तो एनर्जी रिलीज हो रही है एक तरह से, बिकॉज मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय इक्वल टू mc²। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं बाय एनर्जी रिलीज, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं बाय एनर्जी रिलीज। हम बोलते हैं कि जब हमारा कोई न्यूक्लियस बनता है तो मान लो ये सब प्रोटॉन्स थे, मान लो ये न्यूट्रॉन्स थे, आपने ना ये दूर दूर से और उनको कंबाइन करके बना दिया एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर बहुत छोटे से वॉल्यूम के अंदर ये सब इकट्ठा हो गया, तो जब न्यूक्लियस बना तो इन सारे पार्टिकल को आपने साथ में लेके आए और इकट्ठा कर दिया। अब ये इकट्ठा मिलते हैं हमको, इसका मतलब डेफिनेटली स्टेबल होगा, तभी ऐसा है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए सिस्टम एनर्जी रिलीज भी कर सकता है। तो यहाँ जो मास में कमी हुई ना, बेसिकली वही एनर्जी में रिलीज हुई है। यहाँ पे जब न्यूक्लियस बनता है तो कुछ एनर्जी सिस्टम में से रिलीज होती है, एंड दैट रिलीज एनर्जी उसी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी।
उसी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट इट इज द मास डिफेक्ट इनटू c स्क्वायर बाय आइंस्टाइन इक्वेशन mc स्क्वायर। तो जो भी मास में कमी आई है वो एनर्जी में ही कन्वर्ट होकर रिलीज हुई है, और जो एनर्जी रिलीज हुई है उसी को कहते हैं अपन बाइंडिंग एनर्जी। तो मास डिफेक्ट हमने कैसे एक्सप्लेन करा? व्हेन न्यूक्लियस इज फॉर्म, कुछ मास कम हो जा रहा है और वो मास में जो कमी है एक्चुअली वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर रिलीज हो गया है। द मास व्हिच इज डिक्रीज्ड इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी एंड इज रिलीज्ड। रिलीज हुई है एनर्जी सिस्टम में से, इसलिए सिस्टम स्टेबल हुआ है। तो सिस्टम की स्टेबिलिटी का रीजन है हमारे पास मास में कमी होना। पॉइंट समझ में आया ये? यस सर। सो एक चीज ये भी समझ में आ रही है कि न्यूक्लियस बना तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई, इसका मतलब अगर इस न्यूक्लियस को ब्रेक करना होगा तो इतनी एनर्जी देना पड़ेगी आपको। तो बाइंडिंग एनर्जी इज आल्सो द एनर्जी गिवन टू अ न्यूक्लियस, एनर्जी नीडेड टू सप्लाई टू अ न्यूक्लियस टू ब्रेक इट, टू मेक एवरी पार्टिकल विद इन न्यूक्लियस, एवरी न्यूक्लियन सेपरेट। सारे न्यूक्लियन को दूर दूर करने में जो एनर्जी देना पड़ती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। अब इसे कैलकुलेट कैसे करें? जनरली ये सारे ना मास हमें एएमयू में दिए जाते हैं, तो ये हमको एएमयू में मिल जाता है। जब आपको ये मास एएमयू में पता हो ना, मतलब आपको मास डिफेक्ट आपको सपोज एएमयू में पता है, तो आपका काम आसान करने के लिए सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर कुरा के जो यहाँ नंबर आता है वो था 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने लिखा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मतलब समझते हैं 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो भी मास डिफेक्ट आ रहा है उसे एएमयू में कैलकुलेट कर लो, इनटू 931.5 कर दो, तो आपको एनर्जी डायरेक्ट आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों। मैक्सिमम क्वेश्चन जो चैप्टर का आए ना तो दो चीजों पे है, एक तो बाइंडिंग एनर्जी पे और दूसरा वो स्टैटिस्टिकल लॉ पे। चलो, तो ये बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? कोई भी डाउट यहाँ पे? कुछ पूछना है तो बताओ, कुछ डाउट है तो बताओ। क्लियर, ओके, वेरी गुड। चलो इस पे बेसिक कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं ताकि थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम। हीलियम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी बताना है आपको कितनी है, और उसके लिए मैं मास दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो है 1.0072 AMU, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है 1.0086 AMU, और जो हीलियम का मास है वो है 3.9956 AMU, 3.9956 AMU। नाउ कैलकुलेट इट्स बाइंडिंग एनर्जी। ये इसके न्यूक्लियस का मास दिया है मैंने, किसका दिया है? न्यूक्लियस का, ओनली न्यूक्लियस का मास है। ठीक है, करो ट्राई, निकालिए इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या आएगी। एक मिनट का टाइम दिया आपको, जल्दी करिए। बताइए आंसर। अच्छा, मैंने मास मन से दिया था, हाँ एक्चुअल मास नहीं है ये, जैसे मैंने कुछ भी मन से दे दिया। चलो आस्था का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। कैसे निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी? वो होती है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट मतलब कि पहले तो कैलकुलेटेड मास निकालेंगे। हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन विच इज 1.00
72 plus 2 into mass of neutron, which is 1.0086, minus mass of actual helium nucleus, which is 3.9956. और ये सब मैंने एमयू में कैलकुलेशन करी है, इसलिए ये जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इंटू 931.5 मल्टीप्लाई कर दो 931.5, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। बस आपको एक कैलकुलेशन करना है इतनी सी और आंसर आ जाएगा। तो एक ही बच्चे का आंसर आया, देखो अभी तक क्या कर रहे हैं बाकी सब, जल्दी दीजिए आंसर। आभास, वर्षा, उदय, स्वाति, सृजन, देवेश, गौतम, आंसर दो फटाफट। कमलेश का भी आंसर आया है, थोड़ा सा फर्क है वर्षा और कमलेश के आंसर में। देखो अब मैं आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बता देता हूँ, हालांकि मैं तो कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, बट आप लोगों को नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी कैलकुलेटर यूज। क्या आएगा, मास का सम माइनस करना है 3.9956, तो माइनस 3.9956 जो दिया था, तो मास डिफेक्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 0.036 इंटू 931.5 कर दीजिए 931.5, तो 33.53 ये आ रहा है हमारे पास आंसर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस 33.5 कुछ आंसर आ रहा है। तो यशस्वी का सही आया है, स्वाति का सही आया, वेरी गुड स्वाति। इसके अलावा इसका कमलेश का सही था, पलक थोड़ा सा आसपास ही है। चलो समझ में आ रहा है कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन? यस सर। यस सर। है ना, बहुत ज्यादा आते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होना चाहिए, तो एग्जाम में कर ही नहीं पाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। ओके आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो जो बाइंडिंग एनर्जी है, बेसिकली मास में कमी हुई है इसलिए एनर्जी रिलीज हुई है। मास में एनर्जी कमी क्यों हुई है? क्योंकि हर न्यूक्लियन जो भी न्यूक्लियस के अंदर है उसका थोड़ा थोड़ा मास कम हुआ है। कितना हुआ है एक का कम, वो निकाल सकते हैं अपन मास डिफेक्ट अपॉन मास नंबर, इसे बोला जाता है पैकिंग फ्रैक्शन। इस रेशियो को बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन इज द डिक्रीमेंट इन मास अपॉन मास नंबर। तो हर न्यूक्लियन ने इतना इतना मास कम हुआ है, हर न्यूक्लियन का इतना मास कम हुआ है। हर न्यूक्लियन ने जितनी एनर्जी रिलीज करी है वो भी अपन निकाल सकते हैं, उसे बोल देंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हो जाएगा जो भी बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हुई है डिवाइड बाय मास नंबर। अब हर न्यूक्लियन अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है तो सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा। स्टेबिलिटी का बहुत अच्छा मेजर हो सकता है ये। हम न्यूक्लियॉन्स को मिला रहे हैं और न्यूक्लियस बन रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। अब पर न्यूक्लियन अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है तो डेफिनेटली सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा। एक एक न्यूक्लियन में ज्यादा एनर्जी दी तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही होगी आपको। तो ये स्टेबिलिटी का बहुत अच्छा मेजर होना चाहिए। मतलब डिफरेंट स्टेबल न्यूक्लियस जो है उनमें भी अगर कंपेयर करना मुझे कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, तो उसके लिए बहुत अच्छा मेजर होगा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को चेक करूंगा। तो जब हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ बनाते हैं विथ मास नंबर, तो ग्राफ हमें कुछ इस तरह का मिलता है, कुछ ऐसा, विथ अ मैक्सिमा एट A = 56 फॉर आयरन। और कितना होता है उस समय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? करीब करीब 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। हर न्यूक्लियन ने 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करी होती है आयरन के अंदर, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो ये ग्राफ समझ में आ रहा है क्या?
किसका ग्राफ बनाया हमने, समझ में आया क्या? बोलिए, ये ग्राफ किसका है, ये क्लियर है क्या? यस सर। ओके, ये ग्राफ बनाया है कि पर न्यूक्लियन एक एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक न्यूक्लियन ने कितनी एनर्जी दी, और एक ने भी हर एक ने ज्यादा दी तो सिस्टम ज्यादा स्टेबल। तो वैसे देखें तो आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब ये ग्राफ जो है वो हमको कई चीजें एक्सप्लेन कर देता है। हम लोगों ने न्यूक्लियस फिशन तो सुना होगा भाई, छोटे छोटे जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं जैसे यूरेनियम, उसको अगर अपन अनस्टेबल करा दे तो ब्रेक हो जाता है और उससे ना कुछ फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, और इस प्रोसेस में एनर्जी भी रिलीज होती है जिसको हम यूज कर लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऐसे ही काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूल को बर्न करके, न्यूक्लियर फ्यूल मतलब जो यूरेनियम होता है उसको हमें ना न्यूक्लियर फिशन करवा कर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज कर लेते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसे ही काम करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, वो इसलिए हो पा रही है क्योंकि जो यूरेनियम है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, और जब वो थोड़े छोटे फ्रेगमेंट में टूटता है, आयरन के आसपास के चीजों में टूट जाता है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हो गई। मतलब पहले हर न्यूक्लियन ने कम एनर्जी दी थी, जब वो किसी दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ जो जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, तो हर न्यूक्लियन अब थोड़ी और एनर्जी दे रहा है, तो सिस्टम से एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी अपन यूजफुल काम में यूज कर लेते हैं, हमारे काम में यूज कर लेते हैं। That's how nuclear reactor generates energy by nuclear fission। और फ्यूजन का भी ऐसी बात है, जो सन से हमें एनर्जी मिल रही है वो भी इसलिए मिल रही है क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है और हीलियम की ज्यादा है। तो हाइड्रोजन से जब हीलियम बनता है तो पर न्यूक्लियन थोड़ी और एनर्जी रिलीज हो रही है, हर न्यूक्लियन ने ज्यादा एनर्जी रिलीज करी, जिससे वो एनर्जी हम तक पहुंच रही है। सन हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, सन से हमें एनर्जी मिल रही है। तो धीरे धीरे सन में एक्चुअली न्यूक्लियस फ्यूजन होते जा रहा है, छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर बड़े में कन्वर्ट होते आ रहे हैं, और अल्टीमेटली सबकी इच्छा है आयरन में कन्वर्ट होने की, क्योंकि आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? यस, है ना? यस सर। तो ये जो ग्राफ है दिस हेल्प्स अस टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमेना। कई फिनोमेना में एनर्जी क्यों रिलीज होती है हमें समझ में आ रहा है। क्यों होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन में बाइंडिंग, न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी रिलीज होती है, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलता है तो हमें एनर्जी क्यों मिल जाती है, सन हमें एनर्जी क्यों प्रोवाइड कर रहा है वो हमें समझ में आ रहा है। यूरेनियम के फिशन से एनर्जी क्यों मिलती है वो भी हमें समझ में आ रहा है। चलो, क्या ये ग्राफ क्लियर आप सबको? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, है ना? अब अभी अपन ने बाइंडिंग एनर्जीज वगैरह के बारे में बात करी है, तो अब अपन है ना कुछ और चीज के बारे में बात करते हैं इसके रिलेटेड, क्यू वैल्यू। देखो, केमिस्ट्री में आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थे। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है कि कुछ एलिमेंट्स या कुछ कंपाउंड मिलकर कोई दूसरा कंपाउंड बना देते हैं, कुछ रिएक्शन कर लेते हैं। वो सारी केमिकल रिएक्शन जो होती है वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स की रिएक्शंस होती है। वैसे ही न्यूक्लियस में भी रिएक्शन हो सकती है। जैसे कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, वो ब्रेक होकर दूसरे न्यूक्लियस में टूट जाता है अपने आप, जिसे रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो अल्फा डीके का एग्जांपल ले सकता हूं मैं कि कोई न्यूक्लियाई है एक्स, वो अनस्टेबल था तो उससे वाई बन गया और अल्फा पार्टिकल इमिट हो गया। जब भी ऐसा होता है ना, साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। कई सारी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, जैसे यूरेनियम U238 235 अनस्टेबल है, तो उसमें जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन टकरा जाता है तो अनस्टेबिलिटी से वो ब्रेक हो जाता है, उससे कुछ फ्रेगमेंट बनते हैं जो फिक्स नहीं होते, क्या है, प्लस 2 या 3 न्यूट्रॉन बन जाते हैं। तो यूरेनियम की जो फिशन रिएक्शन है वो एक्चुअली वेरिएबल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं कि क्या प्रोडक्ट है। आप लोग किताबों में लिखा रहता है तो उससे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो U235 पे जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं अपन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन वो अब्सॉर्ब करता है, तो वो कुछ फ्रेगमेंट में टूट जाता है, प्लस 2 या 3 और न्यूट्रॉन मिलते हैं। तो ऑल दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग न्यूक्लियसेस आर कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, इन विच न्यूक्लियस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इन ऑल दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस कुछ एनर्जी भी रिलीज हो सकती है, एंड द एनर्जी एक्सचेंज इन दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, एनर्जी जो रिलीज हुई है या जो एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है, उसी को अपन बोलते हैं क्यू वैल्यू। तो आपने केमिस्ट्री में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सुना होगा, सिमिलर चीज है यहाँ पर हमारे पास क्यू वैल्यू। किसी केमिकल रिएक्शन की
एंथैल्पी ऑफ जो रिएक्शन होती है उसी के जैसे ही न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए हम क्यू वैल्यू डिफाइन करते हैं, बट दिस क्यू वैल्यू इज फॉर अ सिंगल न्यूक्लियर रिएक्शन, नॉट फॉर अ मोल ऑफ रिएक्शन। केमिस्ट्री में आप जैसे एक मोल प्रोडक्ट बनने की कुछ कहते हो, एनर्जी जो रिलीज होती है उसे डेल्टा एच बोलते हो। यहाँ पर अपन क्यू वैल्यू सिर्फ एक न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। चलो क्यू वैल्यू क्या होती है समझ में आ रहा है क्या? व्हाट डू वी मीन बाय क्यू वैल्यू? क्या एक क्यू वैल्यू समझ में आ रही है आपको? यस सर। सर मोल की बात क्यों नहीं कर सकते? नहीं, हम यहाँ पर एक्चुअली ना मोल्स इतने बड़े नंबर में रिएक्शन कराते ही नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम ऐसा करते ही नहीं कि इतने बड़े नंबर में रिएक्शन हो रही हो। तो हमारे क्यू वैल्यू मतलब एक सिंगल रिएक्शन में कितनी एनर्जी उसकी बात चल रही होती है, और वही बहुत हाई होती है। ठीक है, चलो अब क्यू वैल्यू निकालना कैसे किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में? तो जैसे अपन ने पढ़ा बाइंडिंग एनर्जी के बारे में कि मास में कमी हुई जिससे एनर्जी रिलीज हुई, वो हर जगह ही लॉजिक अप्लीकेबल है। सारी न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसे ही कुछ होता है कि कुछ मास में कमी होती है और एनर्जी रिलीज होती है। मान लो कि हमारे जो इनिशियल एटम थे, इनिशियल न्यूक्लियाई थे, वो रेस्ट में थे। ठीक है, तो यहाँ जो भी एनर्जी रिलीज होती है, अब इनिशियली केवल हमारे पास मास में ही उसके पास एनर्जी है और कोई एनर्जी नहीं है उसकी, तो क्यू वैल्यू हो जाएगा जो भी इनिशियल हमारे पास रिएक्टेंट्स का मास है माइनस जो भी प्रोडक्ट बने उनका मास, ये आएगा हमारे पास मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर कर दो तो आपको क्यू वैल्यू मिल जाएगी। फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस हम क्यू वैल्यू निकाल सकते हैं बाय टेकिंग मास डिफरेंस, मास ऑफ प्रोडक्ट सॉरी मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। जो भी मास में कमी आई है उससे ही एनर्जी में कन्वर्जन होता है, वही एनर्जी में यहाँ कन्वर्ट होता है। चलो क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर। चलो मास डिफेक्ट निकालने के लिए अगर एएमयू में मास दिए गए हैं तो ये सब एएमयू में ले लोगे तो वही वाला लॉजिक लग जाएगा। मास डिफेक्ट एएमयू में अगर ले लिया आपने तो 931.5 कर देना, फिर सी स्क्वायर की जरूरत नहीं है, आप वो कन्वर्जन वगैरह मत करो और ये डायरेक्ट नंबर याद कर लो। मास डिफेक्ट एएमयू में निकालो इनटू 931.5 करके आपको सीधे सीधे एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी। एंड दिस क्यू वैल्यू जो भी रिएक्शन में रिलीज होती है वो किस फॉर्म में होती है? इट इज इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में होती है। इट इज इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। कभी कभी है ना गामा पार्टिकल भी इमिट होता है, जैसे हमारे अल्फा डीके के साथ में गामा पार्टिकल भी निकल सकता है, या हीलियम के साथ में गामा भी दिखा सकता हूँ। तो उस गामा में जो एनर्जी ना वो भी क्यू से ही आई है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ मैं सिर्फ एनर्जी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो एनर्जी में अगर गामा निकल रहा है तो उसकी एनर्जी भी यहाँ इनकॉर्पोरेट हो गई, बाकी की एनर्जी मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी रिएक्शन की एनर्जी प्रोड्यूस होती है इट इज इन फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट, और गामा पार्टिकल निकला तो उसकी एनर्जी के बारे में होती है। तो जैसे मैक्रो लेवल पे अपन हीट का कॉन्सेप्ट जो बोलते हैं, हीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, आप बोलते हो केमिस्ट्री में कि सिस्टम में हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होती है तो क्या होता है? बेसिकली अंदर टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब कि क्या होता है, सारे पार्टिकल्स रैंडम मोशन ज्यादा करने लगते हैं। Temperature is just a measure of the thermal energy in the material, and that thermal energy is due to the random motion of the particles. तो random motion ही तो हो रहा है ना, यही तो बोल रहे हैं हम भी एक तरह से कि पार्टिकल्स के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्यू वैल्यू के फॉर्म में है। तो ये क्यू वैल्यू इज लाइक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, उन्हीं के फॉर्म में है हमारे पास। तो जो थर्मल एनर्जी बढ़ते हैं उसका मतलब भी यही होता है। क्या है, क्लियर हुआ? ओके तो अभी हम सबने बातें करी न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी की। पहले न्यूक्लियर का बेसिक समझा अपन ने, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्यों है, ये सारी भी बातें करी अपन ने। मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वगैरह बताया, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालना है ये बताया, है ना। एक छोटा सा चीज और बच रही है। कोई रिएक्शन अगर ऐसी हो, मान लो कि कोई न्यूक्लियस ए था जिससे पार्टिकल ए की बम्बार्डमेंट हुई, जिससे न्यूक्लियस बी बना और पार्टिकल सी बन गया। तो ऐसी रिएक्शन को अपन शॉर्ट हैंड में ऐसा लिखते हैं। अगर आप कभी ऐसा देखो, ऐसा लिखा हुआ है कि अ न्यूक्लियस विद सम अल्फा बीटा गामा कोई टाइप का पार्टिकल इक्वल टू सी पार्टिकल एंड न्यूक्लियस, तो इसका मतलब ये रिएक्शन हो रही है। शॉर्ट हैंड नोटेशन है न्यूक्लियर रिएक्शंस को लिखने का। चलो तो याद रखना
एंड बाइंडिंग एनर्जी के बाद अब न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का एक पॉइंट और समझते हैं। तो अभी तक कुछ दिक्कत हो तो बताओ, तो अपन आगे बढ़ते हैं। क्या है सारी चीजें क्लियर? ओके, सभी बच्चे बोल रहे हैं यस, तो आगे बढ़ते फिर। न्यूक्लियस में बहुत छोटे से वॉल्यूम में प्रोटॉन्स इकट्ठा है, वो प्रोटॉन्स को होता है पॉजिटिव चार्ज, दे शुड रिपेल ईच अदर। स्टिल न्यूक्लियस इज स्टेबल। डेफिनेटली अगर कोई चीज स्टेबल है, इज इन इक्विलिब्रियम, न्यूक्लियस के अंदर सब इक्विलिब्रियम में है, तो फोर्सेस बैलेंस होंगे। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स है उन पे कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स भी होना चाहिए, तभी तो स्टेबल है वो। एम आई राइट? सही बात है क्या? है ना? एंड दैट अट्रैक्शन फोर्स जो न्यूक्लियस के अंदर लग रहा है प्रोटॉन्स के बीच में, वो इन जो इलेक्ट्रोसिटी का फोर्स है उससे भी स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज कैसे बैलेंस करके रख रहा है वो न्यूक्लियॉन को साथ में। तो दैट फोर्स विद इन न्यूक्लियस जो इन पार्टिकल्स को बांध के रख रहा है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। बाद में हमें समझ में आया कि न्यूक्लियर फोर्स एक टाइप का और होता है, तो हमने इसे बोल दिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो अब हम किसकी बातें कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये वो फोर्स है जो न्यूक्लियस के अंदर सारे न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखते हैं। इट शुड बी ऑफ अट्रैक्टिव नेचर, ये अट्रैक्टिव नेचर का ही होना चाहिए, तभी तो सारे प्रोटॉन्स को इकट्ठा करके रख पा रहा है। पर हमें पता चला कि जब बहुत ही कम डिस्टेंस हो जाए पार्टिकल की तो रिपल्सिव भी हो सकता है। अब वो पॉइंट को इतना ज्यादा डेप्थ में अपन जाएंगे नहीं, तो आपको फिलहाल सुपरफिशियल लेवल पर जैसे याद रखना है, न्यूक्लियर फोर्स इज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर, न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखता है इसलिए अट्रैक्टिव नेचर का है। आगे रिपल्सिव भी हो सकता है अगर बहुत कम डिस्टेंस करो, पर अट्रैक्टिव नेचर का है। फिर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है हमें न्यूक्लियस के अंदर ही दिखता है, हमें हमारे आसपास तो कभी दिखा नहीं कोई भी ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी ज्यादा हो। हेंस हम ये बोलते हैं कि बहुत शॉर्ट रेंज होता है, न्यूक्लियर फोर्स इज ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज। और उसकी रेंज इतनी कम है कि न्यूक्लियस जब बड़ा हो जाता है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो उतना ड्रॉप नहीं होता, पर ये बहुत कम हो जाता है। मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी कई गुना छोटा है। एक न्यूक्लियस के अंदर बहुत छोटे छोटे रीजन के अंदर ही ये लग पाता है, बहुत छोटी सी रेंज होती है इसकी। मतलब यहाँ कोई अगर न्यूक्लियॉन है तो इधर आसपास के न्यूक्लियॉन से फोर्स फील कर पाएगा, इधर के न्यूक्लियॉन से फोर्स फील नहीं कर पाएगा। यहाँ कोई न्यूक्लियॉन इधर के न्यूक्लियॉन से फोर्स फील नहीं कर पाता, न्यूक्लियर फोर्स फील नहीं कर पाता। ये न्यूक्लियॉन इस न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियर फोर्स फील नहीं कर पाता, क्योंकि इस न्यूक्लियर फोर्स की, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज बहुत कम होती है। तो विद इन न्यूक्लियस भी वो छोटी रेंज का होता है। दैट्स व्हाई हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियस जो है ना अनस्टेबल है। अगर इसकी रेंज ज्यादा होती तो बहुत बड़े न्यूक्लियस भी स्टेबल होते, पर हमें स्टेबल न्यूक्लियस मिलते ही नहीं है, लिमिट के बाद स्टेबल न्यूक्लियस मिलते ही नहीं हमें। जितने भी पीरियोडिक टेबल में एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बाद तो सारे ही तो अनस्टेबल मिलते हैं, रेडियो एक्टिव मिलते हैं, आपको आपने पढ़ा ही है। तो रीजन ही यही है कि बहुत बड़े न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स उनको बांध के नहीं रख पाता है, बिकॉज दिस इज वेरी शॉर्ट रेंज, ये बहुत शॉर्ट रेंज का होता है। क्या पॉइंट समझ में आया? यस। फिर न्यूक्लियर फोर्स के बारे में और क्या समझ सकते हैं अपन? ये शॉर्ट रेंज का है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/r² पे डिपेंडेंट है, तो इसकी डिपेंडेंसी किस तरह की होनी चाहिए? ये तो r की और हायर पावर पे डिपेंड करना चाहिए, 1/r⁵, 6, 7 ऐसा कुछ होना चाहिए, तभी तो ये बहुत कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक जितना कम हुआ उससे ज्यादा कम हो गया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी r के साथ डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर फोर्स उससे और हायर, उससे और ज्यादा रेट से डिक्रीज होना चाहिए, तो इसको r की और हायर पावर पे डिपेंड करना चाहिए। सही बात है क्या? Yes, sir. है ना? सो न्यूक्लियर फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन वेरी हाई पावर्स ऑफ r। एक कहीं मैंने एक फॉर्मूला देखा था जिसमें r की पावर 7 और 8 ऐसा कुछ दिखाया था उन्होंने, तो r की इस तरह के हायर पावर पे डिपेंड करता है। और ये बहुत कम डिस्टेंस होती है अगर न्यूक्लियॉन्स की, तो रिपल्सिव भी हो जाता है ना? इसी वजह से ऐसा है कि ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मेंटेन करता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस है ना, एक इक्विलिब्रियम टाइप की मेंटेन करता है, इसीलिए ऐसा हुआ है कि डेंसिटी लगभग कांस्टेंट जैसी होती है। अगर ये न्यूक्लियॉन्स को बहुत ज्यादा क्लोज लाने की कोशिश करता तो न्यूक्लियस में डेंसिटी वेरी करती ना, हमें तो न्यूक्लियस में डेंसिटी कांस्टेंट जैसी मिलती है ना,
हमने पढ़ा था ना न्यूक्लियस का साइज में कि न्यूक्लियर की डेंसिटी कांस्टेंट जैसी होती है, तो वो कैसे है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये बहुत कम डिस्टेंस में, ज्यादा कम डिस्टेंस कर दोगे तो रिपल्सिव भी होता है, और ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन कराने की कोशिश करता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में। दैट्स व्हाई हमें एक यूनिफॉर्म डेंसिटी का न्यूक्लियस मिलता है। Hence, this force is also repulsive for very short distance. चलो, तो हमको कई सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, है ना? बहुत ही शॉर्ट रेंज होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, नॉर्मल डिस्टेंसेस में विद इन न्यूक्लियस ही एक्ट करता है। न्यूक्लियस के साइज फर्मी मीटर है, तो केवल फर्मी मीटर की डिस्टेंसेस में एक्ट कर पाता है। अगर दो न्यूक्लियॉन को, दो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, दो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है सपोज, दो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, तो उनमें न्यूक्लियर फोर्स होगा, और वो 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर है तो उनमें कोई न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा, बिकॉज 1 एंगस्ट्रॉम बहुत बड़ी डिस्टेंस हो गई, तो न्यूक्लियर फोर्स नहीं लग पाता उनके बीच में। अच्छा, फिर और हमें पता चला कि ये सारे न्यूक्लियॉन में एक जैसा होता है, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियॉन में फर्क करता है। अगर दो प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स निकाले, दो न्यूट्रॉन में न्यूक्लियर फोर्स निकाले, या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन में न्यूक्लियर फोर्स निकाले, तो इक्वल आएगा। न्यूक्लियर फोर्स इक्वल होता है सभी टाइप के न्यूक्लियॉन्स में। न्यूक्लियॉन के नेचर से इसका फर्क नहीं होता, इसके न्यूक्लियॉन पे चार्ज पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मास पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ये पॉइंट समझ में आया? चलिए, न्यूक्लियॉन्स की स्पिन पे डिपेंडेंसी होती है इसकी, ये पता चला हमें कि न्यूक्लियर फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन स्पिन ऑफ न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन की भी स्पिन होती है, न्यूट्रॉन की भी स्पिन होती है, स्पिन क्वांटम नंबर जो आपने इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ी होगी प्लस माइनस हाफ, वैसे ही न्यूक्लियॉन्स की भी स्पिन होती है, तो स्पिन क्वांटम नंबर पे डिपेंडेंट होता है। लाइट स्पिन अगर हो तो ये थोड़ा ज्यादा आता है, अनलाइट स्पिन में थोड़ा कम आता है। तो ऐसा मैंने कहीं पढ़ा देखा था कि लाइट स्पिन के लिए थोड़ा ज्यादा होता है, अनलाइट स्पिन के लिए कम होता है। रीजन वगैरह की जरूरत नहीं है हमें जानने की, ज्यादा डेप्थ में हमें जाना ही नहीं है, तो इतना इसके बारे में सफिशिएंट है आपको जानना। एक पॉइंट और होता है, इट इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स। ये सेंट्रल फोर्स नहीं, सेंट्रल फोर्स मतलब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, एक पार्टिकल की वजह से दूसरे पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो टुवर्ड दिस पार्टिकल लगता है या अवे फ्रॉम दिस पार्टिकल लगता है, तो ये आर उनकी जनरल लाइन की डायरेक्शन के हिसाब से लगता है। और न्यूक्लियर फोर्स ऐसा नहीं है, वो सेंट्रल फोर्स नहीं है। और न्यूक्लियर फोर्स कैसे है, क्यों लग रहा है, ये कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो पार्टिकल एक्सचेंज थ्योरी एक थ्योरी है हमारी, आगे आप पढ़ेंगे अगर आप हायर क्लासेस में साइंस पढ़ते हो, न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह पढ़ते हो, बीएससी या एमएससी ऐसा कुछ करते हो, इंजीनियरिंग में फिजिक्स पढ़ते हो डेप्थ में, तो पार्टिकल एक्सचेंज थ्योरी, उसके बेसिस पे हम न्यूक्लियर फोर्स को एक्सप्लेन करते हैं। व्हाई टू पार्टिकल अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय पार्टिकल एक्सचेंज थ्योरी। अब पार्टिकल एक्सचेंज थ्योरी क्या है, इसको भी ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, वरना आप बहुत इनफाइनाइट डेप्थ से फिर तो अगर अपन ज्यादा गए तो। चलिए, क्या ये सब चीजें क्लियर जितनी भी अभी अपनी बात हुई है? ये सारी थ्योरी आपको याद रखना पड़ेगी। यू कैन रिवाइज दिस बाय रिपीटिंग दिस लेक्चर, इसको आप वापस रिवाइज करके देख सकते हैं। तो ये सारी बस थ्योरी के पॉइंट याद रखो। एंड जेईई मेंस में ऐसा देखा नहीं गया है कि कोई इस थ्योरी पे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। जो क्वेश्चन ज्यादा आए वो बाइंडिंग एनर्जी वगैरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं, और फिर वो रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन आए हैं, कितनी देर में कितने न्यूक्लियस होंगे, तो ज्यादा इसका अपन को इतना टेंशन भी नहीं लेना है। चलिए, इज दिस क्लियर? यस सर। ओके बच्चों, अब इस चैप्टर में आगे हमको एक चीज और समझना है, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो दिस इज ऑल थ्योरी। न्यूक्लियर फ्यूजन की क्या थ्योरी है, क्यों हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं तो कितनी एनर्जी बनती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, सन में क्या रिएक्शन हो रही है, ये सब एनसीईआरटी में लिखा है अच्छे से। फिर न्यूक्लियर फिशन मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या हो रहा है, यूरेनियम का डीके कैसे होता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर नाम की कुछ चीज होती है, U-235 का हम यूज क्यों करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पे, U-238 का क्यों नहीं करते हैं, है ना? तो ये सारी बेसिक चीजें आपको अपने मॉड्यूल में भी मिल जाएगी और एनसीईआरटी में मिलेगी। तो आपको एनसीईआरटी से एक बार रीड करके आना है इसकी थ्योरी पे कोई ऐसे ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं है, बट स्टिल आपको ये पता होना चाहिए। तो आप पढ़कर आएंगे और जो भी समस्या है वो पूछेंगे मेरे से। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके बच्चों, है ना? तो कुछ छोटी छोटी थ्योरी का पॉइंट है न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन के बारे में, आपको पढ़कर आना, मेरे से पूछना। नेक्स्ट क्लास में हम रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। तो ऑल्दो हमारी ऑफिशियल क्लास नहीं है नेक्स्ट वीक, लेकिन नेक्स्ट वीक आपका प्रिपरेटरी लीव है, मतलब आपको टेस्ट के लिए प्रिपरेशन के लिए लीव दे दी है। पर हम लोग थोड़ा सा बस बचा है अपना, तो क्यों ना मॉडर्न फिजिक्स पूरा ही कर ले।
सो हम नेक्स्ट वीक में भी 1-2 क्लास रखेंगे. इज दैट ओके? Yes, sir. यस सर। चलो, हाँ, तो Yes, टाइम sir. अपन डिसाइड कर लेंगे. ग्रुप अपना जो डिस्कशन वाला है उसमें मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा मंडे ट्यूसडे के कोई टाइम, उस टाइम पे अपन क्लास रख लेंगे. ठीक है. सो 2 घंटे या 1-1.5 घंटे का बचा हुआ है न्यूक्लियर फिजिक्स, तो अपन न्यूक्लियर फिजिक्स पूरा ही कर लेंगे तो अपना अच्छा रहेगा. आपका मेंस में क्वेश्चन आए तो कर सकते हो. सर अगले हफ्ते क्लासेस लगेंगी? नहीं है ना, वही तो कहा अभी मैंने आपको.